Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का पाठ 13 वृक्ष और प्राणी पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस के पृष्ठ संख्या 82 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा पाठ 13 वृक्ष और प्राणी। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि वृक्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि वृक्षों से हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं और प्राणी अर्थात हम उन वृक्षों से जुड़े हुए हैं। तो इस पाठ में हमें ये देखना है कि किस प्रकार इस धरती पर जितने भी जीव जंतु, वृक्ष और प्राणी हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं और किसी भी एक चीज़ के न होने से किस प्रकार संतुलन बिगड़ता है। वनस्पति जगत की ही मनुष्य एवं पशु पक्षियों के जीवन का आधार है। कौन सा जगत? वनस्पति जगत अर्थात पेड़ पौधे, वृक्ष, मनुष्य और पशु पक्षियों के जीवन का आधार है। क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम न तो सांस ले पाएंगे और ना ही हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा। इस जगत के प्रमुख अंग अर्थात वनों की रक्षा करके ही हम पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। तो ये जो वनस्पति जगत है इसके प्रमुख अंग क्या होते हैं? वन अर्थात पेड़ पौधे। अगर हम उनकी रक्षा करेंगे तो ही हम पर्यावरण को स्वच्छ, पर्यावरण अर्थात हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ अर्थात साफ रख सकते हैं। तो आइए अब हम कहानी पढ़ते हैं। एक राजा था, अनपढ़ अर्थात जो पढ़ा लिखा नहीं था, जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता था, ना समझ अर्थात उसमें समझदारी भी नहीं थी और जिद्दी था। उसका स्वभाव अर्थात व्यवहार, स्वभाव का अर्थ क्या होता है बच्चों? व्यवहार। यहाँ हम स्वभाव को रेखांकित करेंगे। उसका स्वभाव था कि वह किसी की भी नहीं सुनता था। कैसा स्वभाव था उसका? कि वो किसी की भी नहीं सुनता था और सदा अपनी मनमानी किया करता था। क्या करता था वो? मनमानी किया करता था। अर्थात मनमानी का अर्थ क्या होता है? अपने मन की करना। एक दिन राजा रथ पर सवार होकर घूमने निकला। एक दिन क्या हुआ? वो राजा किस पर सवार होकर निकला? रथ पर। क्या करने के लिए निकला? घूमने के लिए। रास्ते में तेज तूफान आ गया। यहाँ पर तूफान को रेखांकित करेंगे। तूफान अर्थात आंधी और जोरों से बारिश और हवा चलना तेज और उसके साथ धूल मिट्टी उड़ना। मूसलाधार वर्षा भी होने लगी। मूसलाधार वर्षा अर्थात बहुत तेज बारिश होने लगी। पेड़ उखड़कर मार्ग पर गिर पड़े। पेड़ क्या हुए? उखड़कर मार्ग पर। मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। तो पेड़ उखड़कर कहाँ गिर पड़े? रास्ते पर गिर पड़े। अब आगे जाने के लिए रास्ता नहीं था। क्या नहीं था? रास्ता नहीं था आगे जाने के लिए। यहाँ पर हम एक आंतरिक प्रश्न देखेंगे बच्चों। प्रश्न 1 देखते हैं। रथ पर सवार होकर कौन घूमने निकला? तो प्रश्न है, रथ पर सवार होकर कौन घूमने निकला? तो प्रथम आंतरिक प्रश्न जो हमने देखा है, हम उसे यहाँ जो जगह दी हुई है यहाँ पर पेंसिल से सुंदर सुंदर लेखन में लिखेंगे, रथ पर सवार होकर कौन घूमने निकला। इसका उत्तर आपको मिलेगा बच्चों दूसरे अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति में। एक दिन राजा रथ पर सवार होकर घूमने निकला। तो कौन घूमने निकला था? राजा। तो इस पंक्ति को हम पेंसिल से रेखांकित करेंगे और यहाँ पर उत्तर 1 अंकित करेंगे। तो
तो राजा घूमने निकला, रास्ते में तेज तूफान आया, मूसलाधार बारिश हुई अर्थात बहुत तेज बारिश हुई और पेड़ जो थे उखड़कर रास्ते में गिर गए और आगे जाने का रास्ता बंद हो गया। राजा रथ से नीचे उतर गया, क्योंकि अब आगे जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए राजा ने क्या किया, वो रथ से उतर गया। वह पैदल चलते हुए आगे बढ़ा। अब क्योंकि आगे रथ नहीं जा सकता, पेड़ रास्ते में उखड़कर पड़े हुए थे, इसकी वजह से रास्ता बंद था, तो वो रथ से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ने लगा और एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वृक्ष अर्थात पेड़। तो वो आगे बढ़ते बढ़ते चलते चलते एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उस वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। कौन बैठा था वृक्ष पर? एक चिड़िया, जो कि उस पेड़ पर ही चिड़ियाएं बैठती हैं। उसने राजा के सिर पर बीट कर दी। बीट अर्थात मल। चिड़िया जो मल करती है उसे बीट कहते हैं। राजा का सिर और कपड़े गंदे हो गए। अब क्योंकि पक्षी ने, उस चिड़िया ने राजा के ऊपर बीट कर दी, तो उसके कपड़े और उसका सिर दोनों गंदे हो गए। उसे बहुत गुस्सा आया। अब अगर कोई आपके ऊपर, कोई पक्षी इस तरीके से बीट करेगा और आपका सिर और आपके कपड़े अगर गंदे हो जाएंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा। तो उसी तरह राजा को भी गुस्सा आ गया। उसने निश्चय किया, निश्चय अर्थात उसने ठान ली कि वह सारे पक्षियों को ही समूल खत्म कर देगा। वो क्या करेगा? वह सारे पक्षियों को ही समूल खत्म कर देगा। समूल अर्थात एक साथ, पूरा, उनकी जो पूरी प्रजाति है पक्षियों की, उनको ही खत्म कर देगा। तथा रास्ते में रथ रोकने वाले वृक्षों को कटवा देगा। क्योंकि वृक्ष कटकर गिर गए थे, इसीलिए उसका रास्ता बंद हो गया था। उन वृक्षों ने उसका रास्ता रोक लिया, इसलिए वो उन वृक्षों को भी कटवा देगा। दूसरे दिन राजा ने अपने दरबार में मंत्रियों को आदेश दिया। अब अगले दिन वो दरबार में आया अपने, और वहां पर आते ही उसने मंत्रियों को आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया उसने? कि देश के मार्गों के सभी वृक्षों को काट दिया जाए। क्या आदेश दिया उसने? कि उनके पूरे देश में सभी मार्गों पर, सभी रास्तों पर जितने भी वृक्ष हैं उनको काट दिया जाए। जंगलों को जला दिया जाए। जंगलों को भी जला दिया जाए, जहां पर कई सारे पेड़ होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, और पक्षियों को मार दिया जाए। और पक्षियों को भी मार दिया जाए, क्योंकि उस एक पक्षी की वजह से ही उसके कपड़े और उसका सिर गंदा हो गया था। वृक्षों की वजह से उसको रथ पर चलकर आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। इस वजह से उसने क्या आदेश दे दिया कि देश के मार्गों में सभी वृक्षों को और जंगलों में भी सभी वृक्षों को जला दिया जाए और पक्षियों को भी मार दिया जाए। मंत्रियों ने राजा को ऐसा न करने की सलाह दी। मंत्रियों ने क्या सलाह दी? कि वो ऐसा न करे, न वृक्षों को काटे, न जंगलों को जलाए और न ही पक्षियों को मारे। परंतु राजा ने उनकी एक न सुनी। जैसा कि हमने पाठ के शुरू में ही पढ़ा था कि राजा का स्वभाव मनमानी है, वो किसी की बात सुनता नहीं है। तो जब उनके मंत्रियों ने उनको सलाह दी तो उसने उनकी बात नहीं मानी। उसने कहा, आंधी तूफान से वृक्ष उखड़कर सड़क के बीच गिर पड़ते हैं। आंधी तूफान जब आता है, तेज हवा चलती है, तूफान आ जाता है, तो वृक्ष जो हैं वो उखड़ करके कहाँ गिर जाते हैं? सड़क पर गिर जाते हैं। वृक्षों के सड़क पर गिरने से अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। जब वृक्ष सड़क पर गिर जाते हैं तो उनसे कई सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, अर्थात बुरी घटनाएं। वृक्षों की डालियों पर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। हम सभी जानते हैं पक्षी कहाँ रहते हैं? वृक्षों पर। तो वो वृक्षों की डालियों पर अपना घोंसला बनाते हैं और वृक्ष के नीचे खड़े यात्रियों पर बीट करते हैं। और वृक्ष के नीचे खड़े जो भी यात्री होते हैं, आने जाने वाले लोग जो आराम करने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर बीट कर देते हैं। अतः इनको नष्ट कर दिया जाए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि इनको नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो सबको तकलीफ दे रहे हैं, सबको परेशानी दे रहे हैं। राजा की आज्ञा का पालन किया गया। अब क्योंकि राजा है और उसने आदेश दिया है, तो उसके आदेश का, उसकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। तो वही किया गया। देश के सभी वृक्षों को काट दिया गया, जंगलों में आग लगा दी गई। वृक्षों के न रहने से
पक्षी अन्य देशों में चले गए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि पक्षी जो है वो अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, वृक्षों की डालियों पर। अब जब राजा ने सारे वृक्ष कटवा दिए और जंगलों को भी जलवा दिया, तो अब उनके घर बनाने के लिए वृक्ष नहीं बचे, इसीलिए पक्षियों ने क्या किया, वो अन्य देशों में चले गए। इस कारण देश में कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ गई। अब क्योंकि पक्षी नहीं है देश के अंदर, क्योंकि वृक्ष ना होने से पक्षी दूसरे देश में चले गए हैं, अब जब पक्षी नहीं होंगे तो कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि पक्षी उन कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। अब अगर उनको खाने वाला कोई नहीं होगा तो वो जिंदा रहेंगे और उनकी संख्या जो है वो बढ़ती चली जाएगी। वातावरण में काफी बदलाव आ गया। वातावरण अर्थात हमारे आसपास का पर्यावरण जो है उसमें बहुत बदलाव आ गया। यहाँ वातावरण को रेखांकित करेंगे। धीरे धीरे सारा वातावरण प्रदूषित हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा वातावरण जो है, आसपास का पूरा जो पर्यावरण है वो क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। प्रदूषित अर्थात गंदा हो गया। अनेक बीमारियां फैल गईं। अब क्योंकि चारों तरफ प्रदूषण होगा तो बीमारियां भी फैलेंगी। जैसे जैसे गंदगी बढ़ती है वैसे वैसे बीमारियां भी फैलती जाती हैं। राजा अपनी प्रजा के हालचाल जानने के लिए अक्सर वेश बदलकर राज्य में घूमा करता था। राजा अपनी प्रजा का, यहाँ प्रजा को रेखांकित करेंगे। प्रजा अर्थात जो उसके देश में रहने वाले लोग हैं, जिन पर वो राज करता है, जिन पर वो हुक्म चलाता है, वो उसकी प्रजा कहलाती है। तो वो अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए अक्सर क्या करता था, वेश बदलकर, वेश अर्थात अपना रूप बदल करके वो राज्य में घूमा करता था, ताकि उसे पता चल सके कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। एक दिन उसे एक गांव में एक किसान मिला, तो इसी प्रकार वो एक दिन वेश बदलकर घूमने गया हालचाल जानने के लिए। तो उसे गांव में कौन मिल गया, एक किसान मिल गया। राजा ने उससे पूछा, इस वर्ष धान की फसल कैसी हुई। उसने क्या पूछा राजा ने कि इस वर्ष धान की फसल कैसी हुई। धान अर्थात चावल। तो राजा ने किसान से पूछ लिया। अब किसान तो खेती बाड़ी ही करता है, खेती करता है, फसलें उगाता है, तो उसने पूछ लिया कि उसकी फसल कैसी हुई है। किसान ने बहुत ही उदासी से कहा, किसान क्या था, बहुत उदास था, और उसने बहुत ही उदासी से कहा, फसल की बात क्या पूछ रहे हो। अब किसान को ये नहीं पता था कि जो व्यक्ति उससे बात कर रहा है वो राजा है, क्योंकि राजा ने अपना वेश बदला हुआ था। तो किसान ने उदास भाव में बोला कि फसल की बात क्या पूछ रहे हो। राजा के गलत निर्णय के कारण, निर्णय अर्थात फैसला, राजा ने जो गलत फैसला लिया था उसके कारण देश में बादलों को रोकने वाले वृक्ष ही नहीं रह गए। क्या कहा किसान ने कि राजा ने जो गलत निर्णय लिया था, जो गलत फैसला लिया, उसकी वजह से क्या हुआ कि बादलों को रोकने वाले वृक्ष जो हैं रहे ही नहीं हैं। वृक्ष ही पानी लाने में सहायता करते हैं, बादलों को रोकते हैं, और वृक्षों की वजह से बारिश जो है वो होती है। अब जब वृक्ष ही नहीं है तो उन बादलों को कौन रोकेगा यहाँ पर, और जब बादल नहीं रुकेंगे तो बारिश भी नहीं होगी। देखते ही देखते सारे बादल दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। क्या होता है, वृक्ष नहीं होने की वजह से बादल हमारे देश में नहीं रुकते हैं और देखते ही देखते दूसरे देश में चले जाते हैं। अगर वे रुक भी जाएं तो उन्हें शीतल करके पानी में बदलने वाले वृक्ष ही नहीं है। शीतल अर्थात ठंडा, शीतल का अर्थ होता है ठंडा। तो क्या कहा उसने किसान ने कि अगर मान लो बादल रुक भी गए तो उनको ठंडा करना, जब तक वो ठंडे नहीं होंगे वो बारिश नहीं करेंगे, तो उनको ठंडा करके पानी बरसाने के लिए जो वृक्ष होते हैं वो ही नहीं है, तो उन्हें ठंडा कौन करेगा, और फिर बादलों से पानी कैसे बरसेगा। तब राजा ने पूछा, क्या राजा के कार्यों से तुम्हारा नुकसान हुआ है। क्या बोला उसने कि क्या राजा ने जो काम किया है, जो निर्णय लिया है, जो फैसला लिया है, उससे तुम्हारा नुकसान हुआ है। किसान ने गुस्से से उसे देखकर कहा, यह नुकसान नहीं तो और क्या है। अब किसान पहले से ही गुस्से में था, और जैसे उसने ये सवाल पूछा तो वो और गुस्से में हो गया, और गुस्से में उसे देख करके उसने कहा कि ये नुकसान नहीं तो और क्या है। वर्षा काल में महीने में 3-4 बार
वर्षा हुआ करती थी। वर्षा काल में अर्थात बारिश के मौसम में जब वर्षा ऋतु आती है तो उस वर्षा ऋतु में एक महीने में कम से कम 3-4 बार वर्षा हुआ करती थी, बारिश होती थी। परंतु अब साल में एक बार भी वर्षा नहीं होती। लेकिन अब क्या होता है कि इस पूरे साल में एक बार भी बारिश नहीं होती है, एक बार भी वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वृक्ष नहीं है। वर्षा न होने से हमारी सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। अब वर्षा नहीं हो रही है, अब वर्षा नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा फसलों को, तो फसलें क्या होंगी? नष्ट हो जाएंगी। खाने को अनाज नहीं मिल रहा है, अब फसलें नहीं हैं तो खाने के लिए अनाज भी नहीं है। लोग भूखे मर रहे हैं। क्या हो रहा है? भूखे मर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। व्यापारियों ने खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं। व्यापारी जो व्यापार करते हैं, जो सामान बेचते हैं, उन्होंने क्या किया है? खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए, उनकी कीमत बढ़ा दी, ज्यादा पैसे मांगने लगे हैं। चारों ओर हाहाकार मचा है। हाहाकार अर्थात शोर मचा हुआ है। यहां पर हाहाकार को रेखांकित करेंगे। पेट भरने के लिए लोग लूट खसोट कर रहे हैं। पेट भरने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं दूसरों को, दूसरों का पैसा चुरा रहे हैं। लोग हर समय चोर लुटेरों से भयभीत रहते हैं। लोग किससे भयभीत रहते हैं? चोर लुटेरों से, अर्थात चोरों से, जो बार बार उनका पैसा चुराने के लिए आता है। आपसी झगड़ों से सारा देश त्रस्त है। त्रस्त अर्थात परेशान है। यहाँ त्रस्त को रेखांकित करेंगे तो उसका मानना क्या था कि सारा देश जो है चोर लुटेरों से भयभीत रहता है और लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अब हम यहां पर एक और आंतरिक प्रश्न देखेंगे बच्चों। आंतरिक प्रश्न 2 देखते हैं बच्चों। प्रश्न 2 है, लोग हर समय किससे भयभीत अर्थात डरे हुए। यहां पर भ पर पूरी शिरोरेखा नहीं आएगी। भयभीत रहते थे। आंतरिक प्रश्न 2, इन 2 अनुच्छेद के बीच में जो हमें यहाँ जगह दे रखी है बच्चों, यहाँ पर सुंदर लेखन में रेखा खींच करके प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 2, लोग हर समय किससे भयभीत रहते थे? हमने अभी पढ़ा था कि लुटेरे बहुत ज़्यादा घूम रहे थे, लोग एक दूसरे से लूट खसोट कर रहे थे, तो किससे भयभीत रहते थे? चोर लुटेरों से। तो इसका उत्तर देखेंगे बच्चों हम यहाँ नीचे से तीसरी पंक्ति, अंत में लोग हर समय चोर लुटेरों से भयभीत रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग से लेकर के भयभीत रहते हैं रेखा खींच करके इस उत्तर को रेखांकित करेंगे और यहाँ उत्तर 2 अंकित करेंगे। राजा कुछ और आगे बढ़ा तो उसने झुंड में जाते लोगों को देखा। अब किसान से बात करने के बाद उसे ये तो पता चल गया था कि उसके गलत निर्णय की वजह से लोगों को कितनी परेशानी हो रही थी। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने एक झुंड, एक समूह देखा लोगों का। एक युवक को रोककर उस समूह में से उसने एक युवक को रोका। राजा ने पूछा, और किससे पूछा? उस युवक से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग इस देश को छोड़कर जा रहे हैं, युवक ने उत्तर दिया। तो कई सारे झुंड में, एक झुंड में कई सारे लोग जा रहे थे, उनमें से एक युवक को उसने रोका और उससे पूछ लिया कि तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? तो युवक ने क्या उत्तर दिया कि वो लोग कहाँ जा रहे थे? देश छोड़कर जा रहे थे। यहाँ तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ अर्थात परेशानी। तो राजा ने पूछा कि तुम्हें यहाँ क्या परेशानी है इस देश में, जो तुम इस देश को छोड़कर जा रहे हो? राजा के गलत आदेश से देश के सारे जंगल नष्ट हो गए हैं। राजा ने एक गलत आदेश दिया, उसकी वजह से क्या हुआ? सारे जंगल नष्ट हो गए हैं। रोगियों के इलाज के लिए
जिन जड़ी बूटियों की ज़रूरत होती है अब वे नहीं मिल रही हैं। हमें पता है कि वृक्षों से, पेड़ों से हमें कई सारे लाभ होते हैं और कई सारी चीज़ें मिलती हैं। उनमें से हमें जो चीज़ मिलती है वो क्या है? जड़ी बूटियाँ, जिससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं और जिससे रोगियों का इलाज किया जाता है। लेकिन अब क्योंकि जंगल नष्ट हो गए हैं, तो जंगल नष्ट होने की वजह से अब पेड़ पौधे नहीं हैं देश में, और जब देश में पेड़ पौधे नहीं हैं तो अब हमें क्या नहीं मिल पा रहा है? जड़ी बूटियां भी नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से रोगियों का इलाज नहीं हो पा रहा है, बिना इलाज के लोग मर रहे हैं। अब जब रोगी का इलाज नहीं होगा तो उसके साथ क्या होगा? फिर वो मर जाएगा। घरों के निर्माण अर्थात बनाने के लिए, घरों को बनाने के लिए और रसोई के लिए लकड़ी नहीं मिल रही है। घर बनाने के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता होती है और रसोई में जलाने के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता होती है, तभी खाना पकेगा। वृक्ष कटने से स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाले फलों का अभाव हो गया है। अभाव का अर्थ होता है कमी। यहाँ पर हम अभाव को रेखांकित करेंगे। तो अब क्योंकि वृक्ष नहीं है, उनके कट जाने की वजह से जो फल हमें वृक्षों से मिलते हैं, जो हमें स्वस्थ रखते हैं, वो अब नहीं मिल रहे हैं, उनकी कमी हो गई है। इस देश में रहने के लिए अब क्या रह गया है? अब उसने क्या कहा युवक ने कि अब इस देश में रहने के लिए हमारे पास क्या रह गया है? हमारे पास जड़ी बूटियां नहीं है तो हम रोगी का इलाज नहीं कर सकते, तो हम मर रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए फल नहीं है तो भी हम भूखे मर जाएंगे। खाना पकाने के लिए लकड़ी नहीं है, घर बनाने के लिए लकड़ी नहीं है, तो हम रहेंगे कहाँ? तो अब हमारे पास बचा क्या है जो हम यहाँ रहेंगे? इसीलिए हम इस देश को छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं। उस युवक ने जवाब दिया। तो इस प्रकार उस युवक ने भी बताया कि किस प्रकार राजा के गलत निर्णय की वजह से, उनके गलत फैसले की वजह से सब लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसान और युवक के विचार सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। अब पहले उसने किसान से बात की, उसने भी यही कहा कि राजा ने गलत फैसला लिया। उसने फिर युवक से बात की, उसने भी कहा कि राजा का फैसला गलत था। तो उन दोनों की बात सुनकर के राजा दुखी हो गया। कड़ी धूप में भी राजा आगे बढ़ता गया। अब बहुत तेज धूप थी, तब भी वो आगे बढ़ रहा था। वह चलते चलते थक गया था। अब वो पूरे गांव में घूम घूम कर पूरे देश में घूम रहा था, पैदल ही चल रहा था, तो चलते चलते वो थक गया। रास्ते में वृक्षों के न होने से वह आराम नहीं कर सका। अब जब हम कहीं जाते हैं या चलते चलते हम थक जाते हैं तो सबसे पहले हम आराम करने के लिए क्या ढूंढते हैं? पेड़ की छाया ढूंढते हैं, वृक्ष की छाया ढूंढते हैं। अब इतनी तेज धूप में जब चलते चलते वो थक गया तो उसे आराम करने के लिए रास्ते में एक भी वृक्ष नहीं मिला, एक भी पेड़ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने सारे वृक्ष कटवा दिए थे। इतने में एक डरा हुआ व्यक्ति राजा के पास आकर कहने लगा। इतने में एक डरा हुआ व्यक्ति भागते हुए आया और वो राजा के पास आकर के कहने लगा, ओ यात्री, जरा सुनो, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। क्या कहा उस व्यक्ति ने? वो पहले से ही डरा हुआ था और डर करके उसने राजा से क्या कहा कि ओ यात्री, यात्री अर्थात जो यात्रा करते हैं, जो चलते हैं, पैदल चलते हैं, उसको उसने क्या कहा कि ओ यात्री, जरा तुम सुन लो मेरी बात, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। तो राजा ने पूछा क्यों? राजा ने पूछ लिया कि उस व्यक्ति ने कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तो उसने पूछा क्यों भाग जाऊं मैं, किस लिए भागूं? जंगलों को नष्ट कर देने से शाकाहारी जानवर भूख से मर गए। अब क्योंकि जंगल नष्ट हो गए हैं, वृक्ष नष्ट हो गए हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो गए हैं, तो शाकाहारी जानवर, शाकाहारी अर्थात जो पेड़ पौधे, फल, पत्तियां, फूल खाते हैं, वो शाकाहारी जानवर कहलाते हैं। तो पेड़ों को खाने वाले जो शाकाहारी जानवर हैं वो भूख से मर गए हैं। क्यों मर गए? क्योंकि उन्हें खाने के लिए फल नहीं मिले, उन्हें खाने के लिए पत्तियां नहीं मिली। तो जब उन्हें खाने के लिए कुछ मिला नहीं तो वो भूख के मारे मर गए। आहार की खोज में जंगली जानवर बस्तियों में घुस आए हैं। आहार अर्थात भोजन की खोज में अब जो जंगली जानवर हैं उनके पास जंगल नहीं है, तो अब वो क्या कर रहे हैं? भूखे मर रहे हैं। क्योंकि शाकाहारी जानवर भी मर चुके हैं तो वो भी क्या खाएंगे? तो भूखे मर रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? जंतु, वो सभी जानवर बस्तियों में घुस गए हैं, आसपास के गाँवों में, आसपास के इलाकों में घुस आए हैं।
शेर चीते लोगों को मारकर खा रहे हैं। अब जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, शेर चीतों के पास, तो अब वो अपनी भूख मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं? लोगों को मारकर खा रहे हैं। तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, उस व्यक्ति ने कहा। इसलिए उस व्यक्ति ने क्या कहा उससे कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। राजा तुरंत अपने महल में लौट आया। कहाँ लौट आया? अपने महल में। उसने मंत्रियों को बुलाया। राजा ने पछताते हुए कहा। अब उसने वापस महल आकर के अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुलाकर के उसने पछताते हुए, अब उसे अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था और उसने कहा कि मैंने देश में सारे वृक्षों को कटवाकर और जंगलों में आग लगवाकर कितनी बड़ी भूल की है। क्या कहा उसने? कि मैंने जो देश में जो सारे वृक्ष कटवाए हैं, सारे जंगलों में जो आग लगवाई है, वो मेरी बहुत बड़ी भूल है। उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब मैं यह जान गया हूँ कि वृक्षों के न होने से जंगली जीव जंतु और पक्षी नष्ट हो गए हैं। अब उसे कि इस बात का एहसास हो गया है कि वृक्षों के न होने की वजह से जंगली जीव जंतु और पक्षी नष्ट हो रहे हैं। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। इस वजह से क्या हो रहा है? प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। मैंने अपने हाथों ही अपने देश और उसके भविष्य को नष्ट कर दिया है। क्या किया उसने? अपने हाथों ही अपने देश और उसके देश के भविष्य को भी नष्ट कर दिया। कैसे कर दिया? कि जंगल कटवा दिए, वृक्ष कटवा दिए और पक्षियों को मरवा दिया। तो उसकी वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और लोगों को भूखे मरना पड़ रहा है। राजा ने मंत्रियों की ओर देखा। क्या किया उसने? मंत्रियों की ओर देखा। सभी मंत्री उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। सभी मंत्री क्या कर रहे थे? उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। राजा ने आगे कहा, आप लोगों की सलाह और अच्छी बातों को मैंने अनसुना कर दिया। तो मंत्रियों ने जब उस वक्त उसे सलाह दी थी कि ये काम मत करो, ऐसा आदेश मत दो, तो उसने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने गलती की है। हमारे पुरखों ने ठीक ही कहा है। पुरखों ने अर्थात हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारा जो इतिहास रहा है, हमारे जो पुराने लोग हैं, उन्होंने ये बात सही कही थी। कौन सी बात कही थी? कि वृक्षों से जंगल, वृक्षों से क्या होते हैं? जंगल होते हैं, क्योंकि वृक्ष होंगे तभी जंगल होंगे। जंगलों से मेघ, मेघ अर्थात बादल, जब जंगल होंगे तभी मेघ होंगे, तभी बादल होंगे। मेघों से पानी, और जब बादल होंगे तभी पानी बरसेगा, और पानी से जीवन, और जब हमें पानी मिलेगा तभी हमें जीवन मिलेगा, और जीवन से हंसी खुशी मिलती है, और जब जीवन होगा हमारे पास जीने के लिए तभी हमें हंसी खुशी मिलेगी। इस सत्य को मैंने अब जान लिया है। क्या कर लिया है उसने? अब इस सत्य को जान लिया है। राजा के स्वभाव में आए इस परिवर्तन को देखकर सभी मंत्री प्रसन्न हो उठे। तो उसके अंदर जो परिवर्तन आया उसको देख करके सभी मंत्री प्रसन्न हो उठे। अब हम यहाँ पर एक आंतरिक प्रश्न देखेंगे बच्चों। प्रश्न 3, राजा तुरंत कहाँ लौट आया? तो बच्चों नीचे से जो दूसरा अनुच्छेद है उसके नीचे उसके ऊपर आपको यहाँ जगह दी हुई है, वहाँ पेंसिल से रेखा खींचेंगे और फिर आंतरिक प्रश्न 3 लिखेंगे। राजा तुरंत कहाँ लौट आया? उसके ही नीचे अगले अनुच्छेद में, अर्थात नीचे से दूसरे अनुच्छेद की पहली पंक्ति, राजा तुरंत अपने महल में लौट आया। तो कहाँ लौट आया था वो? अपने महल में। इस पंक्ति को हम रेखांकित करेंगे और यहाँ उत्तर 3 अंकित करेंगे। तो ये था बच्चों पाठ 13 वृक्ष और प्राणी। आइए अब हम इसके नवीन शब्द लिख करके देखते हैं।